संभल का मस्जिद विवाद हो या अजमेर की दरगाह वाला विवाद हो, हमारे देश में हमेशा आप देखते रहते होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में इस तरह के जो विवाद हैं वो आते रहते हैं, हमें पढ़ने को मिलते रहते हैं, हम इनके बारे में सुनते रहते हैं। और ये विवाद कई बार इतने बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि संभल की तरह वहाँ पर आगजनी, पथराव और बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो जाती हैं, कई बार लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो आज हम इसी सब पे चर्चा करेंगे। संभल में जो मस्जिद वाला विवाद था, इसको आपने पढ़ा होगा, अखबारों में सुना होगा, या अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल पे सुना होगा। ये विवाद इतना बढ़ गया कि वहाँ पर 3-4 लोगों की डेथ भी हो गई। और इसके अलावा भी भारत में बार बार अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर इस तरह के कम्युनल जो विवाद हैं वो होते रहते हैं। संभल में जो मरने वाले लोग, ये खबरें हैं, ये आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये आपके इस तरह से काम की नहीं है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली जो याचिका है वो भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। तो ये सब खबरें हमें मिलती रहती हैं। इन सबको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको 1 मिनट की एक सूचना देना चाहूँगा। मैं इसी चैनल पर, जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। सुबह 10 बजे लाइव आऊँगा, उसमें हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। मंडे से फ्राइडे हम लाइव रहेंगे सुबह 10 बजे लाइव क्लास होगी। तो आप अगर आर्ट एंड कल्चर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ये मेरा करंट अफेयर्स का सेशन ऐसे ही आपको मिलता रहेगा, फुल डिटेल के साथ, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक मैं दूसरे चैनल पर लेके आ रहा हूँ सीसेट, जिसमें हम मैथ्स पढ़ेंगे। जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम हो सीसेट के, आप मेरी क्लास में जरूर आना, बड़ा मजा आएगा। और वो जो चैनल होगा जिसपे सीसेट की क्लास होगी, ये चैनल है हमारा लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। उसमें लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी डालना बस, और वहाँ पे आ जाना। वहाँ आपको 6 बजे शाम को क्लास मिलेगी, सैटरडे संडे। तो जो हमारा सीसेट होगा वो होगा सैटरडे और संडे शाम 6 बजे, सैटरडे संडे 6 PM। ये होगा हमारा यहाँ पर सीसेट। और जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी वो 10 AM सुबह होगी 10 बजे, और ये होगी मंडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। ध्यान रखेंगे, दोनों क्लासेस में लाइव रहूंगा मैं, आप इसमें भी आ सकते हैं। तो हम अपनी जो चर्चा है इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में जो न्यूज़ है, कैसे कैसे दंगे हुए, क्या क्या हुआ, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ हमारे काम का नहीं है। ये जो हमारी सेशन है, क्लास मेरी जो है, आपको प्रॉपर IAS के लिए जो कंटेंट होगा वही मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसमें। जो आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी स्टेट PCS का एग्जाम दे रहे हैं, जितना आपको यहाँ पर काम का होगा, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन प्योर हमारा फोकस रहेगा किस पे? एग्जाम पे। इसमें मैं आपको न्यूज़ बिल्कुल पढ़ाने वाला नहीं हूँ। न्यूज़ आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, लेकिन उस न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके यूपीएससी के काम की हैं वो मैं आपको लेके आऊँगा। तो हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं? एक तो पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या जो हमारे यहाँ दंगे हो रहे हैं ये इसी तरह चलते रहेंगे, या इनका कोई रूल भी है भारत के संविधान में, या भारत में ऐसा कोई कानून भी है जो इनके लिए कुछ प्रोटेक्शन देता होगा। दूसरा, प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी आप 25 देने वाले हैं, 26 देने वाले हैं, तो ये ऐसे एक्ट हैं जिनसे हमेशा सवाल बनते रहते हैं। मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे, किस तरह से मेंस में सवाल बन सकते हैं। तो इन सब पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था भारत में, उपासना स्थल अधिनियम। इसको आप अच्छे से पढ़ के रखना। आपने कई बार न्यूज़ चैनल पे या डिबेट में देखा होगा, खास तौर से ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बहुत बहस करते हैं। ये बहस आपने तब भी देखी होगी जब राम मंदिर और वो वाला मुकदमा चल रहा था, बाबरी मस्जिद वाला। तो उन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो उपासना स्थल अधिनियम है 1991 का, ये 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 तक, इस दिन तक 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंदर, क्योंकि भारत उस दिन आज़ाद हुआ था, भारत के अंदर जो भी उपासना स्थल थे, जो भी वर्शिप प्लेसेस थे, वो प्लेसेस जिस कंडीशन में उस टाइम पर थे उसी में रहेंगे। ये इस बात को कहता है। तो जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 है, 1991, ये कहता है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, जो भी उपासना स्थल है किसी भी धर्म का, जिस सिचुएशन में है वैसे ही रहेगा आगे। तो ये कहता है, तो जो भी उपासना स्थल है, जो भी उसका धार्मिक स्वरूप है, उसको बदला नहीं जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक्ट कहता है। सिंपल सा है, एक इसका याद रखना। कभी आपको इस पे मेंस में आंसर लिखने के लिए आए या प्री में पूछा जाए तो आपको इसके पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। तो क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं, क्या क्या प्रोविजन है इसके, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसका जो धारा है, धर्मांतरण पर रोक लगाती है, धारा
3 या इसको कह सकते हैं आप प्रोहिबिशन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन सेक्शन 3 है इस अधिनियम का। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है इसकी धारा 3 या इसका जो सेक्शन 3 है वो धर्मांतरण पर जबरदस्ती किसी के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। यह धारा किसी भी उपासना स्थल के परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है। दूसरी चीज, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू से मुस्लिम में उनको चेंज कर दो या मुस्लिम से हिंदू में। ऐसा भी है इसमें कि धर्म के अंदर भी परिवर्तित नहीं होगा। एक ही धर्म का, सपोज करो मुस्लिम्स में सुन्नी और शिया 2 सेक्ट हैं, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि सिया का कोई वर्शिप प्लेस हो, उनका कोई धार्मिक स्थल हो, उसको सुन्नी में चेंज कर दें, या सुन्नी का जो धार्मिक स्थल हो उसको सिया धार्मिक स्थल में चेंज कर दें। ऐसा भी नहीं करेंगे। एक तो यह है कि मुस्लिम्स का आप हिंदू में चेंज नहीं करेंगे, हिंदू का मुस्लिम में चेंज नहीं करेंगे, सिख ईसाई किसी में चेंज नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि अपने ही धर्म के अंदर किसी सेक्ट को दूसरे सेक्ट में भी चेंज नहीं करेंगे। उसको जैसी सिचुएशन उसकी है वो पूरी तरह से वैसी ही रहेगी जैसी 15 अगस्त 1947 को है। तो दूसरा इसका याद रखेंगे। धार्मिक प्रकृति का रखरखाव, धारा 4 की 1 कहता है मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस नेचर। जो 4 इसका सेक्शन 4(1) है वो कह रहा है कि जो धार्मिक प्रकृति किसी की होगी उसका रखरखाव किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 तक जो अस्तित्व में आए उपासना स्थल हैं उनकी धार्मिक प्रवृत्ति वैसी ही रहेगी। सपोज करो कोई मस्जिद है, मंदिर, कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी जिस प्रकृति में पहली थी। तो जो मुस्लिम्स के पार्ट हैं आपस में बटे हुए, सिया सुन्नी कह लो या देवबंदी बरेलवी जो भी हैं, तो जिसकी वो 1947 के 15 अगस्त तक है उसी की रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी धर्मों पे भी ऐसी लागू होता है। लंबित मामलों का निवारण, धारा 4(2) कहती है डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस, सेक्शन 4 का 2 कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी उपासना स्थल है जो उसकी प्रकृति है उस टाइम पर 15 अगस्त 1947 को अगर उसका कोई न्यायालय में, कोर्ट में अगर कोई पेंडिंग केस हो तो वो भी खत्म हो जाएगा। सपोज करो किसी ने 15 अगस्त 1947 या कह लो कि 14 अगस्त तक कोई केस कर रखा है, किसी प्लेस पर केस किया हुआ है, वो जो भी वजह रही होगी, तो अगर 14 अगस्त 1947 तक कोई केस कर रखा है तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, वो कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। अगर उस पर कोई केस चला रहा है या बाद में अगर आप कोई केस करना चाहें तो वो ऑटोमेटिक वो भी खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 में जो भी सिचुएशन है किसी भी धार्मिक प्लेस की वो वैसी ही रहेगी। लेकिन इसमें एक अपवाद था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक एक्सेप्शन है इसका, एक अपवाद है। कौन सा? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला। ये अधिनियम जो है, एक तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला भी है, दूसरा जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, एक पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन स्मारक हैं, वो जितने भी स्थल, जैसे सपोज करो हमारा आप कहते हैं ताजमहल है या और भी लाल किला है, और भी बहुत सारे स्थल हैं, तो ऐसे स्थल पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आएंगे और ये उस 1991 के एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। तो ये जो जितनी भी साइट हैं इस तरह की, जो मोनूमेंट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये आएंगी इस एक्ट के अंदर। एंसेंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ये इस एक्ट के अंदर आती है, 1958 के एक्ट के अंदर। तो ये 1958 के अंदर आने की वजह से 1991 वाले एक्ट में नहीं आते हैं। वैसे ही जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला था वो भी इस 1991 के एक्ट के अंदर नहीं आता था, इसी वजह से उसमें कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अगर वो राम मंदिर वाला 1991 वाले एक्ट में आता तो कोर्ट तक वो जाता ही नहीं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि वो अगर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो राम मंदिर वाला और जो बाबरी मस्जिद वाला केस था वो भी इसके अंडर नहीं आता था, इसीलिए उस पे केस चला था। वे मामले भी इसमें शामिल नहीं है जो पहले ही लागू हो चुके हैं या सुलझ गए हैं। कुछ केसेस ऐसे होंगे जो 15 अगस्त 1947 से पहले सुलझ चुके होंगे, उन पे फैसला आ गया होगा, तो वो भी इस केस में, इसमें 1991 के एक्ट में नहीं आते हैं। और इस तरह के विवादों में सिद्धांत लागू होने से पहले तय किए गए रूपांतरण शामिल है। मतलब जो चेंजेज आ चुके हैं 15 अगस्त 1947 से पहले, जिस भी जगह पर जो भी चेंजेज आ गए वो वहीं रहेंगे, उसमें कोई मुकदमा नहीं चलेगा। सपोज करो मुझे लगता है कि ये कोई धार्मिक स्थल पहले, मुझे 15 अगस्त से पहले लगता है कि वहां पर उसमें चेंज हो गया, लेकिन मैं 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के बाद इस पे केस करना चाहता हूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 15 अगस्त के दिन जो इसकी फॉर्म है, जो इसका रूप है वही रहेगा, तो मैं बाद में इसमें नहीं कर सकता हूं।
ये अधिनियम अयोध्या में, ध्यान रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या में राम मंदिर जो जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला है उसके नाम से पहचाने जाने वाले जो भी विशिष्ट उपासना स्थल हैं उन तक विस्तारित नहीं है। जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, 1991 का उपासना अधिनियम है, ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला जो केस था उसको उस पर लागू नहीं होता था। इसी वजह से वो कोर्ट से फैसला आके उसका फैसला हुआ है और वहां पर मंदिर बना है। पेनल्टी क्या है इसमें? पेनल्टी के बारे में दिया गया है धारा 6 में, दंड क्या क्या दिया जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल को चेंज करते हैं या इस तरह की कोशिश करते हैं तो आपको 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। 3 साल तक की इसमें सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लग सकता है अगर आप किसी धार्मिक स्थल को इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ये तो था एक्ट। अब एक्ट की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं किसी वजह से, तो आपको आलोचना भी पता होनी चाहिए। देखो, जब भी ध्यान देना, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों पक्ष देखा करो किसी भी चीज के। एकदम से किसी एक पक्ष में नहीं हो जाना, हमें ना तो उसके पक्ष में हो जाना ना ही विपक्ष में हो जाना है, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारी बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। बैलेंस्ड कैसे? जैसे हमने इसके एक्ट को पढ़ लिया तो इसके जो लोगों ने आलोचना की होंगी हमें वो भी पता होना चाहिए। फिर हो सकता है आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल पूछ ले कि आप इस चीज पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपके जो डिसीजन है ना, डीएम बनने के बाद आपके डिसीजन से सारा जो स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है वो चलेगा। तो इसमें जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाई है इसने, बैन ऑन जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो अदालत की पावर है न्यायिक समीक्षा करने की, अपने कानून की समीक्षा करने की, उस पर इसने रोक लगा दी। रोक कैसे लग गई भाई? 15 अगस्त 1947 को जो जिस सिचुएशन में है, हो सकता है वो पहले कुछ और था बाद में चेंज हो गया, तो जो जिस सिचुएशन में वर्शिप वाला प्लेस है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि अब उसने क्रॉस कर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां क्या हो गया? अब न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा कब होती है? अगर हमें लगता है कि किसी कानून में गलती हुई है, किसी डिसीजन में गलती हुई है तो उसको चेंज कर लो, लेकिन यहां तो रोक लगा दी। आलोचकों का तर्क है कि अधिनियम न्यायिक समीक्षा को रोकता है, जो संविधान का एक मूलभूत पहलू है। न्यायिक समीक्षा करने की अदालतों की, संविधान की यानी अदालतों की ये पावर है, वो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसने रोक लगा दी। उनका मानना है कि यह प्रतिबंध नियंत्रण और संतुलन प्रणाली को कमजोर करेगा। यह सिस्टम किसको कमजोर करेगा? जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है उसको ये कमजोर कर देगा। नियंत्रण और संतुलन किसे कहते हैं? जैसे हमारी मान लो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करती हैं, नियंत्रण और संतुलन के हिसाब से चलती हैं। अगर वो अपने दायरे से बाहर जाएगी, सपोज करो न्यायपालिका दायरे से बाहर जा रही है तो जो कार्यपालिका वो रोक लेगी, तो कार्यपालिका जा रही तो न्यायपालिका रोक लेगी। तो इस तरह से इस पे बैलेंस लगाता है। लेकिन ये जो एक्ट है 1991 का, तो आलोचक कहते हैं कि ये उस पर भी रोक लगाता है, जो नियंत्रण और संतुलन प्रणाली है उसको भी कमजोर करता है और जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका को भी कम करता है। जो पूर्व व्यापी कट ऑफ तिथि है, यानी कि जो कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947, उसके लिए भी कहते हैं कि ऐसी धार्मिक स्थलों की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक मनमानी तिथि का उपयोग किया गया है। और मनमानी तिथि क्यों है भाई? हो सकता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले तो हम गुलाम थे, दूसरों के कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे। अब हमें आज़ादी मिली इस दिन, तो अगर हम आज़ादी लेने के बाद कुछ अपने हिसाब से करते तो तुमने वहां पर क्या लगा दिया? क्रॉस कर दिया कि अब हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी भी आलोचना करते हैं कि ये जो स्थिति है, एक कट ऑफ डेट दे दी बिना बात के, कोई उसका कोई तर्क नहीं बनता है। कुछ ये लोग उसकी आलोचना करते हैं। ये भी कहते हैं कि ये अंतिम तिथि ऐतिहासिक अन्याय की उपेक्षा करती है। जो हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं पिछले टाइम में, यानी कि अंग्रेजों ने या और लोगों ने जो हमारे साथ अन्याय किया है, तो ये जो तिथि है 15 अगस्त 1947, ये उनको भी क्या करती है? अन्याय की उपेक्षा करती है। यानी कि जिनके साथ अन्याय हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद, आज़ादी के बाद न्याय होना चाहिए था, वो इसने रोक दिया। दूसरा, धर्म के अधिकार का उल्लंघन करती है। आलोचक कहते हैं कि ये हिंदुओं के, जैनियों के, बौद्धों के, सिखों के, इन सब के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यानी कि इनका मानना है कि जो बाकी जो बचे मुस्लिम और ईसाई के, उनको तो प्रोटेक्ट कर रही है और बाकी इन सब के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, कि इनके जो
उल्लंघन कैसे कर रही? इनका जो तर्क है कि जो हिंदुओं के वर्शिप प्लेसेस थे, जैनियों के थे, बौद्धों के थे, इनको तोड़कर बाकी लोगों ने वो बनाए थे, तो इसलिए इनके जो अधिकार हैं, धार्मिक अधिकार, उनका उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। इनका तर्क है कि इनको उपासना स्थलों पर दावा करने और पुनर्स्थापित करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करता है ये, जिससे धर्म का पालन करने की उनके अनुयायियों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। सपोज करो हिंदू अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, तो उनकी जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब जो पुराने उनके धार्मिक स्थल थे, कई जगह जैसे अभी बाबरी मस्जिद का केस हुआ है वो निपट गया। अभी जो ये संभल वाला केस है या अजमेर की दरगाह वाला केस है, तो वहां पर क्या बोला जा रहा है कि यहां पर शिव मंदिर, आई थिंक शिव मंदिर का ही है, कि शिव मंदिर के अवशेष हैं। तो इनका यह मानना है कि जो पुराने स्थल थे हिंदुओं के या बाकी जैनियों के, बौद्धों के, उनके ऊपर ही मुस्लिम्स ने कह लो या ईसाई ने कह लो, उन्होंने अपनी जो उपासना स्थल है वो बनाए हैं। तो 1991 का 1991 का अगर हम एक्ट देखेंगे तो ये उनकी उस पावर को छीन लेता है जो उनके पुराने स्थल को चेंज कर सकती थी। तो ये इनकी आलोचना करते हैं इस वजह से। धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है, ये सेकुलरिज्म का भी वायलेशन करता है। जो आलोचक हैं वो इस पे मतलब आलोचना करते हैं, ये आरोप लगाते हैं। इस अधिनियम का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अधिक महत्व या प्राथमिकता देता है। एक समुदाय यानी कि जिनको प्रोटेक्ट किया गया है उनको ज्यादा महत्व दे रहा है, जिनको बाकी को छोड़ के एक को ज्यादा महत्व दे रहा है। इनका ये भी मतलब तर्क रहता है। उनका तर्क है कि ये कानून के तहत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की भावना को कमजोर करता है। जो हमारे कानून में है, संविधान में है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ये जो एक्ट है 1991 का, ये उसको भी कमजोर कर रहा है। अब इसमें अयोध्या विवाद मामले को अलग रखा गया था। जो अयोध्या विवाद मामला था, इसमें इस केस से अलग रखना, इस एक्ट से, अधिनियम की आलोचना का एक अन्य भी कारण है। जो मैं अगर सीधे बोलूं तो जो मुस्लिम पक्ष है वो इस वाले एक्ट की इसलिए आलोचना करता है। बाकी वजह से वो आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है इस वजह से आलोचना करता है कि अयोध्या वाले केस को इससे अलग क्यों रखा गया, क्योंकि अगर अयोध्या वाला केस इसके अंडर होता तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हो सकता था। तो उनकी तरफ से ये विरोध आता है। तो ये क्या है, आलोचना करने वाले। तो आपको आलोचना भी दोनों तरफ की पता होनी चाहिए, इसका पक्ष भी दोनों तरफ का पता होना चाहिए और एक्ट के प्रावधान भी पता होने चाहिए। इस अधिनियम का विरोध करने वाले इसकी निरंतरता पर सवाल उठाते हैं और धार्मिक स्थलों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हैं। तो जो इसके आलोचक हैं, जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो धार्मिक स्थल हैं उनके साथ हो रहे जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है उसकी भी ये आलोचना करते हैं, उस पर भी ये सवाल उठाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? देखो, आलोचक हमने देख लिए, जो ये एक्ट है 1991 का, उसमें क्या प्रावधान है वो देख लिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ कहेगा। सुप्रीम कोर्ट इसके पूरी तरह से पक्ष में, और वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है कि भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए इसको देखता है। यानी कि भारतीय संविधान के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इससे बनी रहती है, यानी कि संवैधानिक है, इसको सही मानता है वो। यह अधिनियम सभी धर्मों के बीच समानता सुनिश्चित करने के राज्य के संवैधानिक दायित्व को लागू करता है। यानी कि राज्य की जो जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी क्या है? सभी धर्मों के बीच क्या करेगा वो? समानता सुनिश्चित करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो एक्ट है 1991 का, 1991 का जो एक्ट है, ये सभी धर्मों के बीच जो समानता बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी है उसको ये पूरा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको सही से ठहराता है। अब इसमें अगर हम कंक्लूजन देखें तो आपको कंक्लूजन भी पता होना चाहिए। बाद में जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको कंक्लूड भी करना होता है इसको। तो जब हम कंक्लूड करते हैं तो बैलेंस अप्रोच में चलते हैं। बैलेंस अप्रोच, अभी हमने देखा कि जो आलोचक हैं और उनकी जो कमी है उनको दूर करने के लिए उपासना स्थल अधिनियम की गहन समीक्षा किए जाने की जरूरत है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जिस बेस पे आलोचना कर रहे हैं, उनको भी देखो, और जो 1991 का जो एक्ट है उसकी अगर कोई कमी आपको दिखे तो उनको दूर करने की कोशिश करो। ये इसकी बैलेंस अप्रोच है। दूसरा, ये भी सुनिश्चित करो कि अधिनियम संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखे। जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं, चाहे वो धर्म की स्वतंत्रता के हों, बोलने के हों, वर्शिप के हों, जो भी हैं, उसमें न्यायपालिका का भूमिका को संरक्षित करते हुए न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित ना करता हो। यानी कि न्यायिक समीक्षा भी उसमें आ जानी चाहिए। जो न्यायिक समीक्षा की पर रोक लगी है वो भी इसमें आ जानी चाहिए। बैलेंस अप्रोच में धार्मिक विशिष्टता के संरक्षण और विभिन्न समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। एक तो है
कि जो धर्म का संरक्षण है, धार्मिक विशिष्टता का संरक्षण है, दूसरा जो समुदाय हैं उनके अधिकारों का, इन दोनों के बीच बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। निष्पक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परामर्श को शामिल कर पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, यानी कि लोगों की राय भी इसमें अगर ले ली जाए तो और अच्छा होगा। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी। तो इस तरह से अपना कंक्लूजन लिखा करो बैलेंस तरीके से। तो ये तो हमारा टॉपिक था, छोटा ही टॉपिक था, 1991 के एक्ट को ही पढ़ना था। अब हम देखेंगे इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कैसे इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप देखेंगे। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या है? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 प्राइमरीली एम्स टू, क्या इसका मतलब एम है? पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखें क्योंकि वे एक विशिष्ट तिथि पर अस्तित्व में थे। विशिष्ट तिथि 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को वो थे उस पोजीशन पे, उस जगह पर और उस कंडीशन में, तो उनको बनाए रखना इसका काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Which of the following dates is significant in the context of the place of worship Act 1991? पूजा स्थल अधिनियम 1991 के संदर्भ में कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है? आपको पता ही है 15 अगस्त 1947। तो ये 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। किस श्रेणी में के पूजा स्थलों को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 प्रावधानों से छूट दी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991? कौन कौन सा को इसमें छूट दी गई है? अयोध्या वाला जो राम मंदिर वाला केस है, राम मंदिर, जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जो केस था, वो इससे अलग रखा गया था, इससे उसको छूट दी गई थी। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत इसके प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है। क्या उल्लंघन हो सकता है? आपराधिक मुकदमा। अगर आप इसका उल्लंघन कर देते हैं इसके एक्ट का, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इंक्लूडिंग फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट। तो अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप पे मुकदमा चलेगा अपराध का, इसमें जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का संवैधानिक आधार के रूप में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया? हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कौन से एक्ट पे लिया गया है। आर्टिकल 25, 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार देता है और धर्म के आधार पर आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्थापित करने का स्वतंत्रता देता है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। इसमें यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल को एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है। मैंने भी पढ़ाया था आपको, ये एक से दूसरे में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है। 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक रूपांतरण से संबंधित अनुमति नहीं देता है। आप अदालतों में इसके खिलाफ नहीं जा सकते, कोई मुकदमा नहीं कर सकते। दूसरा गलत है, तीसरा सही है इसका। तो आंसर हो जाएगा बी। यह अधिनियम पुरातात्विक स्थलों और प्राचीन स्मारकों पर लागू नहीं होता। वो 1958 का एक्ट अलग से था, दोनों एक्ट याद रख लेना क्योंकि ये उस पर लागू नहीं होता है। किस समिति ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को अधिनियमित करने की सिफारिश की थी? इसके लिए कोई समिति नहीं बनी थी। आप देखते होंगे बहुत सारी समितियां बनती तब जाके कोई किसी चीज पर डिसीजन होता है, लेकिन इसमें कोई विशिष्ट समिति नहीं बनी थी, किसी समिति ने इसकी अनुशंसा नहीं की थी। तो ये तो प्री के क्वेश्चन। मेंस में इससे सवाल कैसे पूछ सकता है? पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आधारशिला माना जाता है। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए मील का पत्थर आधारशिला। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में अधिनियम से जुड़े उद्देश्य, उसके प्रावधान, उसकी चुनौतियों का आलोचनात्मक, देखो आलोचनात्मक, अधिकतर आपसे आंसर यूपीएससी आलोचनात्मक मांगेगा। क्रिटिसाइज करना है आपको, मतलब दोनों की आलोचनात्मक वो देना है आंसर। तो इसमें आप जो प्रोविजन है उसके उद्देश्य, प्रावधान और चुनौतियां, उनको तीनों को आप देखेंगे। तो हमने पीछे चुनौतियां भी देखी, उसके प्रावधान क्या थे, प्रोविजन वो भी देखे। तो इसलिए आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के संवैधानिक आधारों पर चर्चा कीजिए। संवैधानिक आधार क्या क्या है इसके, और अधिनियम जो है सार्वजनिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए राज्य के दायित्व के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कैसे संतुलित करता है। जो धर्म में हमें स्वतंत्रता मिली है धार्मिक अधिकार की, आर्टिकल 25, तो ये कैसे उसको बैलेंस बना के रखता है, आपसे ये उम्मीद की जाती है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो ये एक्ट है, इसके तहत 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ तिथि की प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है। अभी हमने प्रशंसा भी पढ़ी, आलोचना भी पढ़ी। इस तिथि के पीछे के ऐतिहासिक तर्क और भारत में धार्मिक स्थानों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए इसके निहितार्थ की जांच करें। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाया हूं, आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि एक चीज को हम कितनी तरह से तोड़ मरोड़ सकते हैं, कितनी तरह से सोच सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, इसमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी मैं आपके लिए एक खुशखबरी भी लेके आया हूँ। 1200 रुपये महीना में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको 2026 के लिए 32,999 का मिल जाएगा और 2027 के लिए 42,999 का, और आइकॉनिक मिलेगा आपको 46,999 और 56,999 में। बाकी डिटेल के लिए इस पर आप नंबर पर कॉल कर लेंगे। ये 30 नवंबर तक आपको इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 बैच और स्टार्ट हुए। आरंभ बैच है 2026 के लिए, आगाज 27 के लिए और इग्नाइट 2026 के लिए, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में। तो आप इसको तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, उसके साथ साथ आपकी जो प्री और मेंस की तैयारी है वो सारी एक इसमें हो जाती है। रफ्तार बैच आया आपको 25 के लिए, तो जो लोग 2025 देने वाले हैं 17,999 में आपके लिए रफ्तार बैच है। डाउट सॉल्विंग, करंट अफेयर्स रिवीजन, मॉक टेस्ट, 6 महीने में सिलेबस की कवरेज, ये सारा इसमें मिल जाएगा आपको। तो इस पे भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव मेंटरशिप मिलेगी, 20 जीएस पेपर पीडीएफ की बुक मिल जाएंगी, ऑफलाइन रिकॉर्डेड भी क्लास के इसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा। डाउट पूछ सकते हैं, डेली कंटेंट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, 20 जीएस की पीडीएफ बुक मिलेंगी, डेली आंसर राइटिंग होगी। इतना सब कुछ मिल रहा है बहुत कम फीस में, तो आप जाके अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप जब कोर्स खरीदेंगे तो PAUPSC ये कोड आप इस्तेमाल कर लेना। ये कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो ये हमारा सेशन था, मैं आपको ये बताया था पहले भी, अब फिर बता रहा हूँ, ये जो हमारा सेशन रहेगा वो प्रॉपर यूपीएससी का कंटेंट इसमें रहने वाला है। यूपीएससी आपका प्री और मेंस, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको आपसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो। वहाँ आपको फुल कंटेंट मिल जाएगा यूपीएससी के आपके एग्जाम के रिलेटेड, प्री को लेके भी और मेंस को लेके भी। और आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी जो मेरे 2 और सेशन आ रहे हैं वो स्टार्टिंग में आपने सुन लिया होगा, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। इसमें आज इतने रखेंगे, और अपने कमेंट में मुझे जरूर बताना ये सेशन कैसा लग रहा है आपको, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं ये कैसी लग रही है। कि अगर आप बाकी सीरियस है तो जरूर कमेंट करना, नॉन सीरियस वाले तो फिर कहीं रुकते नहीं है। तो जरूर कमेंट करके बताना कैसी सीरीज लग रही है, क्या इसको कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।